मेरे प्यारे योद्धाओं, आज हम आपके लिए एक नया चीज़ लेकर के आए हैं जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। इसमें आपके सारे करंट अफेयर्स हैं और साथ ही करंट अफेयर्स उबाऊ ना हो, फैक्चुअल ज़्यादा होता है। इस वजह से उसमें हमने जीएस को भी समाहित किया है, जो आपको पढ़ाई की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देर न करते हुए, और हाँ, मैं आपको बार बार कहता हूँ, अच्छाई को फैलाइए और गंदगी पे पर्दा डालिए। पहला। दूसरा, जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ एक पल भी न रुकिए। और तीसरा, ये मैं अरबियन नाइट्स की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, हमने आपको बताया था कुछ भी हो जाए समय से खाना खा लीजिए। अच्छाई को फैलाने का मतलब है कि मेरा भी आत्मबल आप बढ़ाएं, ताकि मैं नई नई वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आऊँ। और एक हमारे मित्र ने इनकी एडिटिंग की है, तो उनको धन्यवाद। उन्होंने कहा था आप वीडियो बना दीजिएगा और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन नाम बिना लाए नहीं रह सके, तो हम देर न करते हुए आते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में। इसके आयोजन करता ऑस्ट्रेलिया। 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक हुआ। कुल 16 टीम भाग ली थी इसमें और मैच 45 हुए थे। विजेता जो विजेता हुए उनको $16 लाख मिला और उप विजेता को $8 लाख मिला। फाइनल जो है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ। अब उसमें इंग्लैंड जो है वो विजयी रहा 5 विकेट से। सेमीफाइनल जो है, भारत हमारे सेमीफाइनल में ही हार गए थे। जो पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का हुआ था, जिसमें पाकिस्तान विजयी रहा 7 विकेट से। 9 नवंबर को था। दूसरा जो है भारत और इंग्लैंड के बीच था और भारत की इसमें शर्मनाक हार हुई। मेन जो पूछा जाएगा, सेम कुरिन जो थे, कुरेन, जिसको कि सबसे ज़्यादा अपने आईपीएल में पैसा भी मिला, वो इंग्लैंड के 13 विकेट मिले। इन्हें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, मतलब मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया। वैसे सबसे ज़्यादा रन अपने देश के विराट कोहली 296 रन बनाए और सबसे ज़्यादा विकेट श्रीलंका का 15 विकेट लिए थे, वानेंडु हर्ष रंगा श्रीलंका के थे। अब हम लोग आते हैं सीसीपीआई क्या होता है। हमने बताया आपको कि दोनों एक साथ चलेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। सीसीसीए में प्रथम 2005 से प्रथम वर्ष मैंने प्रतिवर्ष शुरू किया जाता है। सीसीपीआई होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2023। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी सूचकांक रिपोर्ट है। ये सीसीपीआई 14 संकेतकों के साथ 4 श्रेणियों को कवर करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। भारत 63 देशों में 8वें स्थान पे है। 2 स्थान का पहले की अपेक्षा सुधार हुआ। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 9वां स्थान भारत का है। नवीकरणीय ऊर्जा में 24वां स्थान। ऊर्जा उपयोग में 9वां स्थान। जलवायु नीति में 8वां स्थान आया। पहला रैंक जो है और दूसरा और तीसरा किसी को नहीं। चौथा डेनमार्क को, 5वां स्वीडन को, 6ठा चिली को, 7वां मोरक्को को और 8वां अपने भारत को। तो भारत इस मामले में बहुत ही अच्छा है। चीन का 51वां और अमेरिका का 52वां है। ईरान 63वां, सऊदी अरब 62वां और कजाकिस्तान 61वां स्थान है। 2022 और 21 में भारत का 10वां स्थान था। 2020 में 9वां स्थान था और इस बार अपना देश का अच्छा रैंक हुआ, 8वें रैंक पे हो गए। 2030 जो है उत्सर्जन लक्ष्य 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के परिदृश्य के साथ संगत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता, ये सीसीपीआई का उद्देश्य है। चलिए हम अब दूसरे पे आते हैं। अब है क्या कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की उसे मिला 2022 में। तो ये पुरस्कार की घोषणा 15 नवंबर 2022 को ही। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया गया। तो इसके लिए शरत कमल अंचता टेबल टेनिस की हैं और इसके साथ साथ 13 लोगों को क्षमा करें, 25 लोगों को मतलब अर्जुन पुरस्कार मिला। अर्जुन मतलब है कि अर्जुन का मतलब स्पष्ट है कि शिष्य, और शिष्य में सीमा पुनिया एथलेटिक्स से, एल्डहॉस पॉल एथलेटिक्स से,
अविनाश मुकुंद साबले एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से, एस प्रणय बैडमिंटन से, अमित पंघाल बॉक्सिंग से, निखत जरीन बॉक्सिंग से, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी चेस से, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा चेस में, दीप ग्रेस इक्का हॉकी में, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी शाक्या लॉन बॉल, सागर कैलाश ओहवलकर मलखंभ में, एला वेनी वाला रीवन शूटिंग में, ओम प्रकाश मिथरवाल शूटिंग में, सृजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेटलिफ्टिंग, अंशु कुश्ती, शरिता कुश्ती, प्रवीण वुशु, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग, जेरलिन अंकिता जे डीप मैनेजमेंट में। उसके बाद नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य होता क्या है कि अब से नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार और आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों को दिया जाता है। तो नियमित श्रेणी में जीवनजोत सिंह तेजा को तीरंदाजी के लिए, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग के लिए और सुमा सिद्धार्थ शिरूर को पैराशूटिंग के लिए, सुजीत मान को कुश्ती के लिए दिया गया। आजीवन श्रेणी में दिनेश जवाहर लाड को क्रिकेट के लिए, बिमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के लिए, राज सिंह को कुश्ती के लिए। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है अश्वनी अकुंजी सी को एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए, बीसी सुरेश को कबड्डी के लिए, नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए, ट्रांस स्टाडिया इंटरप्राइजेज खेल को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और विकास खेल के लिए लद्दाख स्की एंड स्नोबॉर्न एसोसिएशन को दिया गया। अब हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात करते हैं। हमने आपको बताया है कि उसके साथ साथ हम इसको भी लेके चलेंगे। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर 2022 को एक सलीम अली थे, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक। जन्म इनका 12 नवंबर को हुआ था। उन्हीं और बहुत ही ज़बरदस्त पक्षी वैज्ञानिक थे वो, इसी वजह से उन्हें दिया गया, उनके नाम से किया गया। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला। अब हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी अभयारण्य है, तो बखीरा अभयारण्य, लाख बेहोशी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ओखला पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सूरजपुर पक्षी अभयारण्य, थरसाना पक्षी अभयारण्य। उसके साथ साथ दिल्ली में जो है वो ड्रेन पक्षी अभयारण्य है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, थाल चपर अभयारण्य राजस्थान में, केरल के पक्षी कदुलुंडी पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, मंगल वनम पक्षी अभयारण्य, पथिर मनल पक्षी अभयारण्य, थट्टीकड़ पक्षी अभयारण्य, हरियाणा में अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य, हरियाणा में जो है वो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य और खास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, और कर्नाटक में जो है अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य, बांकापुरा मयूर अभयारण्य, बोनल पक्षी अभयारण्य, गढ़वी पक्षी अभयारण्य, कग्गलाडू पक्षी अभयारण्य, मगधी पक्षी अभयारण्य, मंडागड्डे पक्षी अभयारण्य, पुत्तनहल्ली झील येलहंका और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। उसके बाद तमिलनाडु में चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य, कांजीपुरम पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर पक्षी अभयारण्य, उदय मर्थनूरम पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य, वेट्टंगुड्डी पक्षी अभयारण्य। ये आपने राष्ट्रीय खेल के साथ राष्ट्रीय पक्षी दिवस के बारे में भी चर्चा की। अब हम लोग आते हैं एशिया की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें कुल 760 एशियाई देशों को, मतलब एशियाई विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। और एशिया के शीर्ष विद्यालय में की जो रैंकिंग 11 संकेतकों पर आधारित थी, उसमें चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी को पहला रैंक, और फिर दूसरा जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तीसरा सिंधुआ विश्वविद्यालय बीजिंग, चौथा हांगकांग, पांचवा नैनांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, छठा फुडन विश्वविद्यालय चीन, मतलब सब देख रहे हैं आप चीन के ही हैं, सातवां झेंजियांग विश्वविद्यालय चीन, फिर आठवां कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नौवां यूनिवर्सिटी मलाया कुआलालंपुर, और 10वां शंघाई जियो टॉग विश्वविद्यालय। आपके भारत का कुछ ज़्यादा
होना नहीं है क्योंकि अपने 1 to 10 में नहीं आए। IIT बॉम्बे का 40, IIT दिल्ली का 46, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु को 52, IIT मद्रास को 53, IIT खड़गपुर को 61, IIT कानपुर को 66, IIT दिल्ली विश्वविद्यालय को 85, IIT रुड़की को 114, JNU को 119, IIT गुवाहाटी को 124, VIT वेल्लोर को 173, कलकत्ता विश्वविद्यालय को 181, जादवपुर विश्वविद्यालय को 182, अन्ना विश्वविद्यालय को 185, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को 185, IIT इंदौर को 185, बिट्स पिलानी को 188, जामिया मिलिया इस्लामिया को 188 और अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को 200वां रैंक मिला। तो हम लोगों को ज़्यादा खुश नहीं होना है, इस पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है ताकि हमारा भी भारत टॉप 10 के रैंक में आए। अब हम आते हैं ब्लू फ्लैग टैग क्या है। ब्लू फ्लैग टैग जो है वो मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच लक्षद्वीप दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और भारत में अब 12 नीले समुद्र तट, ब्लू फ्लैग का मतलब होता है एकदम जिसका साफ सुथरा हो। ब्लू फ्लैग एक विशिष्ट इको लेवल का प्रमाणन है जो दुनिया भर में के तटीय स्थलों को पर्यावरण सम्मान के बैज के रूप में दिया जाता है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम कोपेनहेगन डेनमार्क मुख्यालय फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा दिया जाता है। यह गैर लाभकारी संस्था है। ब्लू फ्लैग कार्यक्रम जो 1987 में यूरोप में शुरू हुआ, प्रमाणन प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अब तक 48 देशों में कुल 5042 समुद्र तटों, मरीना और पर्यटक नौकाओं को दिया गया। अब अपने भारत में जो है वो है गुजरात, द्वारका जिले में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोगला समुद्र तट, कर्नाटक उत्तर कन्नड़ में कासरकोड में अपना नौसैनिक कैंप भी है, कर्नाटक उडुपी में पदुबिद्री, केरल कोझिकोड में कप्पड़, पुडुचेरी में ईडन बीच, तमिलनाडु चेन्नई में कोवलम, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में ऋषिकोंडा, ओडिशा पुरी में गोल्डन बीच, अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप, लक्षद्वीप में मिनिकॉय थुंडी बीच और लक्षद्वीप में किदमत। ये सारा है। फिर हम आते हैं नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला। तो नोबेल प्राइज़ जानने से पहले हम क्या करते हैं, भारत के जो तराई हाथी रिजर्व हैं उस पे बात करते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा और भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा, मतलब हाथी की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय द्वारा इन्हें मंजूरी दी गई। कुल क्षेत्रफल 3049 किलोमीटर में दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व से मिला करके 2 अन्य हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में लेम्बरू जो भारत 31वां और तमिलनाडु में अगस्त मलाई जो है 32वां को भी मंजूरी दी गई। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफेस मैक्सिमस है। प्रोजेक्ट हाथी फरवरी 1992 में शुरू किया। परियोजना हाथी माइक प्रोग्राम है। हाथी राष्ट्रीय विरासत जानवर घोषित 2010 में हुआ था। हाथी मेरे साथी अभियान 24 मई 2011 से शुरू किया गया था। भारत में कुल हाथी रिजर्व अब 33 हो गए हैं। हमने 33वां पूछा जाएगा, 33वां या 31वां या 32वां पूछा जाएगा। तो 33वां जो है वो तराई हाथी रिजर्व और जो 33वां और 31वां जो है छत्तीसगढ़ में लेम्बरू और 32वां तमिलनाडु में अगस्त मलाई। ये 1972 में पूछा गया था, जो कि PCS में पूछा गया था। अब हम आते हैं उसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जैसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो थे वो कुतुबुद्दीन से शुरू होकर गयासुद्दीन बलबन तक होता है। खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से शुरू होकर के, और तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक से, सैयद वंश जो है वो खिज्र खां से आलम शाह और लोधी वंश बहलोल लोधी से इब्राहिम लोधी। मैं आपको जो विवेचना कर रहा हूँ इसके बीच आपके पास तमाम समय है और इसमें चूँकि मैं आगे नहीं हूँ इसलिए आप अधिक से अधिक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चाहें तो जल्दी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नोबेल प्राइज़ पे। नोबेल प्राइज़ जो है वो साइकोलॉजी और मेडिसिन के लिए स्वंत पावो स्वीडिश वैज्ञानिक है, उन्हें दिया गया। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए 40,000 साल पुरानी हड्डियों से DNA निकालने की कोशिश में 2010 में निएंडरथल जीनोम का अनावरण किया। 1856 में निएंडरथल जीवाश्म पहली बार जर्मन खदान में पाए गए थे। 1901 से 2022 के बीच 225 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से 113वां सम्मानित किया गया। फिजियोलॉजी या मेडल में ध्यान रखें आप 22 में किसको मिला, स्वंत पावो को स्वीडिश को मिला, और
अब आते हैं नोबेल प्राइज 21 में किसको मिला था, तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटापाउटियन को मिला था तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की और उनकी खोजों के लिए। नोबेल प्राइज जो है वो 2020 हॉर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस को हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए दिया गया था। इधर मुगल साम्राज्य पे आते हैं तो बाबर से शुरू होता है और बहादुर शाह द्वितीय तक ख़त्म हो जाता है। और कौन कौन महान थे, होता यह है कि 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, बीच में जब हुमायूं रहते थे तो 1530 से 1540 तक, फिर उसके बाद आपका अफ़गान का शुरुआत हो जाता है, जो हमारे मतलब बहुत ही मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनाए और उनका नाम शेरशाह सूरी है, आप जानते ही हैं। उसके बाद फिर 1555 से 1556 में फिर शुरुआत की। फिर हुमायूं सीढ़ी, कोई कहा है कि सीढ़ी से गिरते हुए मर गए, मैंने पुस्तकालय के सीढ़ी से उतरते हुए मर गए, कोई कहा कुछ। खैर, इसकी तह में न जाते हुए, और बहादुर शाह जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, उस समय वो तक मुगल साम्राज्य की मतलब मैंने शुरुआत बाबर से और ख़त्म बहादुर शाह तक, टोटल 19 शासक हुए। अब हम लोग आते हैं नोबेल प्राइज़ के बाद महापुरुषों की जयंती और उसके साथ साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 GII, ये भारत का 2022 में 40वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, हम ये सोच रहे हैं कि आप इसे देखें, जो महापुरुषों की जयंती है, और कोशिश हमारी रहेगी कि मैं आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करूं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। हाँ, तो मैं GII टैग की बात कर रहा था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन की रैंकिंग करता है और 80 संकेतक शामिल इनोवेशन इनपुट व आउटपुट में समूहीकृत किया जाता है। GI को विश्व बौद्धिक संपदा विपो द्वारा जारी किया जाता है। 2015 में भारत का GI रैंकिंग जो था वो 81 था, 2022 में 40वें स्थान पर आ गया, 2021 में 46वें स्थान पर था। शीर्ष देश जो है वो स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड और डेनमार्क है। वैसे विपो की स्थापना जो हुई थी वो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। विपो का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विपो के सदस्य देश 193 है। विपो के महानिदेशक डैरेन टैग है। तो बहुत अच्छी बात है कि जहां हमारी रैंकिंग खराब थी, अब हम जो हैं 40वें स्थान पे आ गए। फिर उसके बाद महापुरुषों की जयंती में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री किसने क्या किया, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ लें। फिर हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकटरमन, जिन्हें आप जानते हैं, पहले हमारे के वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल, और वो 15वें अटॉर्नी जनरल थे। अब 16वें R वेंकटरमन हैं और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो है वो 3 वर्ष के लिए चयनित हुए। 1 अक्टूबर 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए संविधान का जो 76वां अनुच्छेद है, 76 का भाग 1 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त या राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे करके पदमुक्त हो सकते हैं। पहला हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे वो MC शीतल वार्ड थे और अभी के वेणुगोपाल हैं। भारत के CDS बात करते ही हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और बहुत ही बहादुर सेनापति थे हमारे। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं अब CDS हो गए हैं और CDS अब अपना रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को होता है। मतलब राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के बीच अब CDS आ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को CDS बनाया गया है। भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में अतिरिक्त कार्य करेंगे। कमीशन के में जो किए गए थे वो 11 गोरखा राइफल्स जो है, गोरखा रेजिमेंट अपने बनारस में भी हैं। 1981 में रिटायर्ड पूर्वी कमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद से 2021 में हुए। जनरल बिपिन रावत के बाद ये दूसरे हमारे CDS हो गए। CDS मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ। अब हम लोग आते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, तो आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें राष्ट्रपति मुर्मू से प्राप्त करेंगे।
अब हम आते हैं कि 2020 से पहले 2019 में रजनीकांत को मिला था, ये कैवां है तो ये 68वां है। और 2067वां जो है वो रजनीकांत जी को मिला था। 66वां जो है अमिताभ बच्चन जी को मिले थे। और 65वां विनोद खन्ना जी को। 64वां कथानी काशीनाथुनी विश्वनाथ जी को मिला था। पहला अवार्ड जो था वो देविका रानी रोडी को मिला था। लता मंगेशकर भी प्राप्त की हैं। लता मंगेशकर, अब हम आते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार जो है 2019, 20 और 21 दो, ये इसमें 2 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। 2019 में लता मंगेशकर पुरस्कार जो है शैलेंद्र सिंह को मिला था। 2020 में आनंद मिलिंद को। 2021 में कुमार शानू जी को मिला था। और 28 सितंबर को इनके जन्मस्थान इंदौर पे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। लता मंगेशकर, हमने आपको बताया था 1989 में ये इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। शहीद आजम भगत सिंह को आप पढ़ लें, बहुत ही प्रज्वलित पुंज था और हम लोग सौभाग्य हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां भगत सिंह ऐसे महावीर सब रहे हैं। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार के बाद हम लोग आते हैं ऑस्कर ऑफ साइंस। ऑस्कर ऑफ साइंस जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है। जीव विज्ञान में 3, भौतिकी में 1, गणित में 1। अब हम लोग चर्चा करते हैं तो गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार जो है डैनियल स्पीलमैन येल विश्वविद्यालय के हैं। सिद्धांतिक कंप्यूटर सिद्धांत विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए इन्हें दिया गया। मौलिक भौतिकी में चार्ल्स गैनेट, गाइल्स, ब्रासर, डेविड ड्यूश, पीटर शोर को दिया गया। जीवन विज्ञान मतलब जीव विज्ञान में क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन को दिया गया। और अन्य जीवन पुरस्कार जो है वो डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को, और एनुमियल मैग्नॉट और मसाशी यानागिसावा ये नार्कोप्लेसी के किरणों की खोज के लिए दिया गया। अब हमारे राष्ट्रकवि, हमने आपको बताया कि जैसे इससे पहले हम लोग लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डूरंड कप 2022। इससे पहले इसके बाएं तरफ आप देखेंगे कि कब जापान पे हमला किया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो अब डूरंड कप क्या है? डूरंड कप का 131वां संस्करण एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये आयोजन 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 को किया गया था। स्थान कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल था। कुल 20 टीमें थी और कुल मैच 47 हुए थे। प्रायोजक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। डूरंड कप पहला संस्करण 1888 में हुआ था और फाइनल जो है वो बेंगलुरु और मुंबई सिटी के बीच हुई थी। बेंगलुरु ने मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर पहला खिताब जीता था। अब हम बताते बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? तो सुनील छेत्री थे। मुंबई सिटी के कप्तान के तो मुर्तवा फाल थे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार जो एंटोनियो डायलन उड़ीसा के हैं उनको मिला। शीर्ष स्कोरर जो थे गोल्डन बूट, वो 7 गोल किए थे, छांगटे मुंबई सिटी के थे, उनको मिला था। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी रहे वो ग्रेग स्टीवर्ट थे मुंबई सिटी की तरफ से, उन्होंने भी सब 6 गोल किया था। ये आईपीएल की तरह ही है। फिर हम आते हैं पेरियार। पेरियार का नाम लेते ही इतने सारे मतलब ऑल इन वन टाइप के आदमी थे। खैर हम इधर आते हैं, ये आप अपने से पढ़ लेंगे क्योंकि कांग्रेस से जुड़े असहयोग आंदोलन में भाग लिए, वैकोम सत्याग्रह किए। वैकोम सत्याग्रह के लिए खास करके इन्हें माना जाता है। कांग्रेस को भी छोड़े, फिर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने, द्रविड़ कड़गम की स्थापना की, द्रविड़ मुनित कड़गम की स्थापना की। यूनेस्को ने उनको दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात घोषित किया था 1970 में। तर्कवादी, समाज सुधारक, दलित शोषित गरीबों के मसीहा बहुत सारे थे, मतलब ऑल इन वन हमने बताया था। 17 सितंबर 2022 को 4 से 6 साल की उम्र में 5 मादा और 3 नर अफ्रीकी चीते नामीबिया से कूनो नेशनल मार्ग पहुंचे। और 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अपने
जन्मदिन पर इन्हें लाए थे। कूनो उद्यान जो है वो 1981 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2018 में मिला था और बड़ा सा है, 748 वर्ग किलोमीटर में है और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। कूनो नदी के नाम से इनका नाम कूनो पड़ा था और कूनो जो है चंबल नदी की एक सहायक नदी है। चीतों के पुनरुत्थान के रूप में प्रस्तावित हुआ 2009 में। अब भारत में चीतों के लाने का कार्य जो शुरू हुआ वो 2022 से। तो ये चीता जो है और अगले 5 वर्ष तक 50 अफ्रीकी चीते लाने की है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और कब जो है वो 4 से 6 साल की उम्र के 5 मादा को जो लाया गया था अफ्रीकी चीते को, तो ये ध्यान रखना है, ये अच्छे को। अब हम आते हैं पुरुष T20 एशिया कप। आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर तक हुआ था, दुबई में हुआ था। भारत, पाकिस्तान, हांगकांग भाग लिए थे और एक ग्रुप ए में और ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। कुल 6 टीम थी, 13 मैच हुए। पहला श्रीलंका और अफगानिस्तान में 27 अगस्त को और फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ। हमारा दुर्भाग्य कि हम लोग किसी भी फाइनल में आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। श्रीलंका फाइनल मैच 170 पे 6 किया था और ये ऑल आउट हुए थे और श्रीलंका 23 रन से जीत गया था। जो वहाँ के लेग स्पिनर श्रीलंका के वनिंदु हरसंगा, इनको प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच जो थे भानुका राजपक्षे को मिला था। इन 9 विकेट भी लिए थे, 65 रन भी बनाए थे। सर्वाधिक रन जो है वो रिजवान बनाए थे पाकिस्तान के और पहला 281 और विराट कोहली हमारे 276 रन बनाए थे। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन मीजू रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट करता पर्यावरण मंत्रालय है। इसमें सबसे बड़े चिड़ियाघर कौन है और मध्यम चिड़ियाघर कौन है? तो 6 तत्वों पे संदर्भ योजना, इनपुट प्रक्रिया, आउटपुट परिणाम, अग्नियार प्राणी, अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान 1855 में स्थापित हुआ था। तो देश में जो 147 चिड़ियाघर हैं उसमें बड़े चिड़ियाघर कौन है, उन्होंने कितना स्कोर किया, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आते हैं विश्व की सेनाओं के प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि आप इसे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। वैसे यूएस की सी ड्रैगन जो है वो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया के बीच होता और ये ऐसा था जिससे चाइना भी दहशत में आ गया था। हम लोग यूएस ओपन की बात करते हैं। विभिन्न होता क्या है कि यदि हम ओपन की बात करते हैं तो ये अफवाह मतलब होता है यू से यूएस, फिर फ्रांस, फिर विम्बलडन और ऑस्ट्रेलियन, ये चारों अफवाह से होते हैं। खैर हम लोग आते हैं इसमें पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज, महिला ईगा स्वियातेक, ये सब विजेता है। पुरुष युगल में आरनाम और जे सैलिसबरी। तो हम धीरे धीरे अब सोच रहे हैं ये वीडियो लंबा ना हो तो धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता रहूँगा ताकि और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें एक बार पढ़ लेंगे। भारत के सबसे जो बीबी लाल है ब्रजबसी लाल। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के हैं ये। तो मानव विकास सूचकांक आप देख लें, भारत का रैंक कौन सा है। भारत जो है 191 देशों में 132वें नंबर पे 2021 में और 2020 में ये 131वें नंबर पे था। घट ही रहा है लेकिन खैर इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में सब अच्छा कर रहे हैं, यही हमारे लिए अच्छी बात है। फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। रामन मैग्सेसे पुरस्कार जो 4 व्यक्तियों को घोषणा की गई, इसमें सोथियारा छिम, तदाशी हथोरी, बर्नाडेट मैट्रिट, गैरी बेनविचे। और G20 हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये हो रहा है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। अध्यक्ष मारियो द्रागी थे। प्रथम सम्मेलन 2008 में हुआ था और इस बार हमारे देश में होगा। ये क्या होता है, विश्व के 20 G20 मतलब जो विश्व ग्रुप 20 मतलब विश्व के जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक साथ संगठन होता है और इसमें
अर्जेंटीना, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, तुर्की, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सब भाग लेंगे। कब किसने किया था, कब हुआ था सम्मेलन? ये 18वां है और इस मतलब अपने यहाँ होगा, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब हम आते हैं गुरु नानक देव जयंती का। आप देखिए हमने आपको बताया ही था कि इस साल, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस साल कौन आए, हमारे प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि कौन बने, तो कौन कब बने ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। जो 2023 में आए थे वो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। ये हमारे भारतवंशी जितने हैं विश्व में जहाँ जहाँ हैं, तो इनके लिए एक बार साल में प्रवासी भारतीय मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय क्यों मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 2003 से हर 7 से 9 जनवरी के बीच ये आयोजित होता है। 2015 के बाद से प्रत्येक 2 वर्ष पे आयोजित होता है। पहले ये हर एक साल होता था, अब 2015 के बाद हर एक 2 साल पे होता है। पहले देखा कि इसमें खर्च ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो फिर क्या किया गया, इन्हों द्विवार्षिक कर दिया गया। सिखों के कौन गुरु थे? इस साल 553वां प्रकाश वर्ष मनाया गया था और 10 गुरु हैं। पहले गुरु गुरु नानक जी देव थे और 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे। क्या कहना है इनका, मतलब अपने धर्म के लिए, अपनी भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए। फिर हम लोग आते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो लॉन्च किए थे 22 अक्टूबर 2022 को श्रीहरिकोटा में LVM-3M2 वन वेब इंडिया मिशन जो है। ये क्या होगा कि हमारी जो ये है इंटरनेट है, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और ये पहला उपग्रह है, मिशन है, जिसमें 5796 पेलोड के साथ 36 विदेशी ब्रॉडबैंड संचार वनदेव उपग्रहों लियो लॉ अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि पहले हमारा जो पूरी तरह था, मतलब दूसरे पे आश्रित था, दूसरे देश पे आश्रित था। हम सैटेलाइट दूसरे देश के थ्रू भेजते, तो आज हम दूसरे का भेज रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा चला ये हमारा देश का। फिर उसके बाद हम आते हैं तो बुकर पुरस्कार जो है श्याहान करुणातिलका को मिला। ये श्रीलंकाई लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया। 2022 का बुकर पुरस्कार विजेता टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया। अब भारत के नए जस्टिस जो है वो DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इन्होंने 9 नवंबर 2022 को किया। अब DEFEX पो इंडिया, इसका आयोजन स्थल जो है 18 से 22 तक गुजरात में होगा और इसका है पाथ टू प्राइड इसका संस्कार। और इनका जो 12वां संस्करण है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनका वो करेंगे। पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा हो गया है और इसका मतलब है कि 2025 तक हमारे देश के 5 अरब डॉलर का रक्षा निर्यात करेंगे। पहले हम लोग खरीदते थे, आयात करते थे, अब ऐसा है कि अब हम निर्यात करें। बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद शहर तेलंगाना को, इसमें आयोजन जो है वो 14 अक्टूबर जेजू दक्षिण कोरिया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर AIPH द्वारा दिया गया। अब भारत के शहर को न केवल कैटेगरी बल्कि 6 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 से भी सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। महिला क्रिकेट टीम जो महिला एशिया कप है वो भारत 7वीं बार एशिया चैंपियन है। भले हमारा मतलब पुरुष हार जाता है लेकिन महिलाएं हमेशा जीतती है। ये अपने आप, और अभी देखिए कि वर्ल्ड कप भी जीत ली, तो ये अपने आप में बहुत ही पुरोधा वाली बात है। सर्वाधिक रन जो है वो जेमिया को मिला, नदी वो भारत की थी जेमिमा, और सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा प्राप्त की थी 13 विकेट। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में रजत पदक प्राप्त की। इंग्लैंड वनडे सीरीज में 2022 में, मतलब भारतीय महिला क्रिकेट का क्या कहना, और इस बार वर्ल्ड कप भी जीत ली। अब नोबेल पुरस्कार
1901 में शुरुआत किया गया था। किसको कब दिया गया और जो मुख्य है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फिजियोलॉजी और मेडिसिन स्वान पाबो स्वीडिश, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भौतिकी एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, एंटोन जिंगलर। रसायन के लिए कैरोलिन और बटोरजी, मॉर्टन मेल्डन, के बैरी शॉर्पलेस को दिया गया। नोबेल का शांति एलिस बियालियास्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। साहित्य के लिए एनी एनॉक्स को, अर्थशास्त्र के लिए बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविक को लिए दिया गया। अपने देश में किसको कब मिला इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। हमारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए मिला था और लास्ट में अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला। अब फुटबॉल का महिला चैंपियनशिप जो है वो नेपाल में हुआ था। विजेता पहला ये था इस तरह का, और विजेता बांग्लादेश बना और उप विजेता नेपाल बना। अब रोजर फेडरर ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी। बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं ये टेनिस के। विम्बलडन 8, विम्बलडन 6, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद यूएस का 5, एक फ्रेंच ओपन, ये खूब जीते हैं। अब कौन क्या खिलाड़ी हुए धीरे धीरे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लें। और इंजीनियर डे, राष्ट्रीय अभियंता दिवस सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया था, सॉरी इनके नाम पे होता है। 15 सितंबर 1861 को पैदा हुए थे, 14 अप्रैल 1800। तो ये इतने बड़े, इनको इंजीनियर डे इसलिए मनाए थे कि बहुत बड़े अभियंता थे, इसलिए हर एक 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ जितने करंट के थे मैं जल्दी समेटने की कोशिश किया और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे मैं सबको करके आप लोग स्क्रीनशॉट ताकि ले सकें। मैं पूरा पहले वाले पे आता हूँ और इसके साथ इसको मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और आप लोग, आशा है आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। डू योर बेस्ट।